Order, order. Welcome to another episode of Reporters Without Orders, where we discuss what made news, what did not, and something that absolutely should not have. Today is 5th of August, and we have got sad news that former Governor Satyapal Malik has passed away. Today, I'm joined by my two colleagues who have done stories around half encounters in Uttar Pradesh, SSC protest in Delhi, and ad revenues for print media in Jammu and Kashmir. Avdesh and Sumida, welcome to the show. Welcome to this podcast. Avdesh, I'll start with you. Avdesh has done stories, produced two video reports, one on half encounter and the one on SSC protest. Avdesh, आपसे स्टार्ट करेंगे. जो हाफ एनकाउंटर का आपका वीडियो रिपोर्ट है उसमें आपने एक युवा हैं जिनका नाम है हेमंत, उसके बारे में आप बताइए कि हेमंत की कहानी क्यों इम्पोर्टेंट है और आपने हेमंत को क्यों चुना उस वीडियो रिपोर्ट के लिए. तो बहुत शुक्रिया शिव. एक्चुअली ये कोई एक रिपोर्ट नहीं है. मैं सबसे पहले यहाँ मथुरा गया था. मथुरा से पहले मैं कानपुर होके आया. कानपुर में भी इसी तरह की कुछ कहानियाँ हैं. फिर मैं अलीगढ़ गया था और अलीगढ़ के अलावा ग्रेटर नोएडा के इलाके में गया. तो मतलब अभी मेरी और स्टोरी यानी बाकी हैं. तो मथुरा की अभी जो स्टोरी मेरी पब्लिश हुई है, बेसिकली ये एक लड़का है जो डीजे का काम करता है. डीजे का पूरा बनाने का काम करता है वो. ठीक है, वो पूरी गाड़ी और डीजे पूरा बना के प्रोवाइड कराता है. और डीजे सिस्टम जो शादियों में बजता है, शादियों में या फिर जो कोई देखा फंक्शन होगा, अभी देखा होगी जैसे कांवड़ यात्रा चल रही थी तो पीछे कांवड़ यात्रा में उस तरह के डीजे चलते हैं, तो उस तरह का काम करता है. तो ये एक आम लड़का है जो मथुरा में ही रहता है और इसको 1 मार्च को पुलिस इसको एक दुकान से उठाती है जहाँ पे ये बैठा हुआ था. ये घर से बोल के गया था कुछ सामान लेने के लिए. उस दुकान पे इसका दोस्त था, वहाँ पे ये बैठा हुआ था. वहाँ 3-4 लोग आते हैं जो सिविल में थे, सिविल ड्रेस में. वो इसको अपनी बाइक से उठाकर लेके चले जाते हैं. बहुत ही मतलब उस अंदाज में उसको लेके गए कि उसको ये महसूस ही नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. उससे कुछ पूछताछ भी करते हैं ऐसी नॉर्मली. तो इसको लगा एक लड़का शायद उनमें जानने वाला भी था उसका, आसपास के लड़कों का, जो शायद बताते हैं कि वो मुखबिर हो सकता है उसका उन लोगों के साथ, पुलिस का मुखबिर. हाँ. फिर वो वहाँ से जाता है और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो जाती है. उसके बाद हेमंत का कहना है, परिवार का कहना है कि उसको 1 तारीख से और 3 तारीख की देर रात, यानी कि जब 4 तारीख होने वाली थी 12 बजे के आसपास, उसको उस इलाके से, मतलब उसके घर से करीब 35 किलोमीटर एक जगह छाता, जो छाता थाना क्षेत्र है, वहाँ पर हाईवे से साइड में ले जाके हम वहाँ भी गए जहाँ पे उसको गोली मारी गई. हम उसे वहाँ भी लेके गए तो उसको वहाँ उसको पैर में गोली मार दी जाती है. और एक लड़का और था रोहित, दोनों को. तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो एक तो ये चीज़ आई कि वो CCTV में कैद हो गया. जब उसको पुलिस लेके गई, वो CCTV हमारे पास मौजूद है. इसके अलावा जब हम वहाँ इस चीज़ को कवर कर रहे थे, जो इलाके का सुरक्षा गार्ड है वो इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उन्हें पहले से वहाँ जो है कुछ लोगों का आना जाना, पुलिस का आना जाना, बीच में उन्होंने जो वहाँ पे इलाका है उस रास्ते पे उन्होंने कांटे लगा दिए थे. तो जब हम जा रहे थे उस लड़के के साथ, उसने देखा कि यहाँ पे कांटे लगे हुए हैं, तो वो बोल रहा था कि उस समय यहाँ पर कांटे लगे हुए नहीं थे जब मुझे लेके आया गया था. 4-5 गाड़ियाँ पुलिस उसको लेके गई थी. तो वहाँ के सुरक्षा गार्ड ने जैसे बताया कि मतलब यहाँ पे काफ़ी तमाम गाड़ियाँ आती थीं और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उनसे ये इत्तेफाक था कि वो अचानक से उस समय पर आ गया. तो उसने पूरी डिटेल हमें बताया. और इसके अलावा गांव के लोगों ने हमें एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया उससे अगले दिन का, कि जब उसको पैर में गोली मारी गई तो उसमें वो ब्लड जो है वो साफ साफ दिख रहा है, ग्लिप्स हैं, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं. तो ये था कि इस लड़के को पुलिस उठाती है, 3 और 4 की रात को इसको पैर में गोली मारती है. और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो लड़का 1 तारीख को उठाया जाता है तो 2 तारीख को उसके परिवार ने, उसकी माँ ने लड़के की, वहाँ एक थाना है सदर बाज़ार, उसमें शिकायत दर्ज कराई थी बाकायदा अपनी बेटे की गुमशुदगी की, क्योंकि वो मिल नहीं रहा था. और वो उस थाने में भी गई, लोगों से संपर्क भी किया कि मेरा बेटा मिल नहीं रहा. तब तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी. लेकिन 4 तारीख की सवेरे लगभग 8 से 10 के बीच उसकी मम्मी के नंबर पे फ़ोन आता है और बताया जाता है कि आपके बेटे को गोली लगी है और ये इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आप यहाँ आ जाइए. तब इस मामले का पता चलता है पहली बार कि उसको पैर में गोली लगी है.
तो कुछ बोल रहे थे आप? लेकिन हाँ, जब हेमंत आपको लेके गए, उन्होंने पूरा जो क्राइम सीन है, जो एनकाउंटर, सो कॉल्ड जो अलेजेड एनकाउंटर हुआ है, तथाकथित एनकाउंटर, उसके बारे में आपको बताया, आपको ग्राउंड पे लेके गए, जो सुनसान, मैंने वीडियो देखा आपका, उसमें सुनसान एरिया है, तो उन्होंने वो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया आपके लिए। तो उसमें उस समय उन्होंने आपको क्या बताया हेमंत ने कि क्या हुआ, कैसे उसको लेके गए, कितने लोग थे वहाँ पे? और पुलिस ने तो ये भी दावा किया कि उनके मतलब हेमंत से उन्होंने काफ़ी आर्म्स सीज किए हैं वहाँ से, असला और बरामद असला बरामद हुआ। बेसिकली। तो आप बताइए कि उन्होंने क्या बताया क्राइम सीन पे जब आप लेके गए उनको? हेमंत ने मुझे बताया कि जब उसको वहाँ से उठाया था तो एक थाना है लोकल, पहले उसको वहाँ रखा, फिर एसओजी उसे किसी क्वार्टर में लेके चली गई, वहाँ उसको धमकाया, डराया, और उसके बाद उसको ये भी बोला गया कि तुमको छोड़ देंगे। तो उसने कहा कि भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी मामले से, आप क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं? ये जो एसओजी है, ये जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, ये यूपी पुलिस का पार्ट है, उस यूपी पुलिस के अंदर आते हैं। ये हाँ, उठा के लेके गए थे उनको? हाँ, ये उठा के लेके गया था, और इसके बाद फिर इनको कहीं पे क्वार्टर में रखा, और जैसा हेमंत ने बताया कि उसको छोड़ने की बात हो रही थी कि तुमको 1-2 दिन में छोड़ देंगे, लेकिन उसको नहीं छोड़ा। तो वो बता रहा था कि ये लोग पूरी प्लानिंग कर रहे थे, मैं जिस रूम में बंद था तो वहाँ ये बार बार फ़ोन कर रहे थे किसी को कि तुम टॉर्च ले आओ, बैटरी ले आओ, और फिर वो बोल रहा था कि जब मुझे ले जाया जा रहा था गाड़ी में कहीं पर, तो मुझे तो पता ही नहीं था कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इतना बड़ा कोई बैग था वाइट कलर का, जिसमें बहुत सारे वेपन्स आए थे, जो असले दिखाए गए, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, फिर ये गाड़ी में रख के उसको लेके गए, और फिर जैसे ही उस स्पॉट पर पहुंचते हैं तो ये 4-5 गाड़ियाँ थीं, इसको गाड़ी में ही इसको पट्टी बांध दी जाती है, इसकी आंखों पर पट्टी बांध के फिर इसको आगे जाके ले जाया जाता है, और फिर तुरंत इसके थोड़ी देर बाद ही, कुछ देर बाद इसके और उस लड़के जो दूसरा रोहित लड़का है, उनके पैर में गोली मार दी जाती है। फिर इनकी आंखों की पट्टी खुलवाई जाती है, और आंखों की पट्टी खोलने के बाद जब उसने देखा तो वो कह रहा था कि वहाँ का नज़ारा ही अलग था, कि एक मैट बिछी हुई थी, मैट के ऊपर वहाँ बहुत सारे असले रखे थे, कट्टे थे, देसी कट्टे थे, बहुत सारे बंदूक थी वहाँ पर, और तमाम तरह के हथियार थे, एक छोटी सी भट्टी उन्होंने बनाई हुई थी, कोई कोयला रखा हुआ था, तो इतना छोटा सा गड्ढा करके उसमें कोयला रखा हुआ था। मतलब उन्होंने पूरा एक सीन क्रिएट किया पुलिस ने कि कैसे मतलब दिखाना है कि यहाँ से प्रॉपर तरीके से एक असलों की फैक्ट्री संचालित हो रही थी यहाँ से, वो ये था। तो वो उसका ये भी कहना था कि इस दौरान बाकायदा, तो वो हेमंत का कहना है कि वो सारे के सारे जो एविडेंस है वो प्लांट किए गए हैं उसके खिलाफ। प्लांट किए गए, और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझसे ये भी कहा गया कि तुमको हम जो बोल रहे हो तुमको बोलना है, मेरा नाम हेमंत है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ ये फैक्ट्री संचालित कर रहा था, मैं ये मतलब उससे ये बुलवाया गया। तो हेमंत का कहना था कि मुझे मतलब उन्होंने गोली मारने के बाद मेरे उसी पैर में डंडा भी मारा पुलिस ने कि तुमको ये सब बोलना है, नहीं बोलोगे तो तुम्हारे दूसरे पैर में भी गोली मार देंगे। तो कह रहा मैं डर गया, 20-25 पुलिस वाले मेरे सामने खड़े हैं, अब पिस्टल ताने हुए, मेरे पैर में ऑलरेडी गोली लग चुकी थी, मैं ऐसे में क्या करता। मैंने बोला, वो मुझे बोल के पुलिस ने बाकायदा मेरा वीडियो बनाया बोलते हुए, फिर उसको ट्विटर पे जारी करा। जैसे ट्रेंड हम लोग देखते हैं कि कोई भी हाफ एनकाउंटर होता है तो सबकी स्क्रिप्ट लगभग एक जैसी है, सारी FIR आप पढ़ेंगे किसी भी हाफ एनकाउंटर की, मतलब लगभग वो एक जैसी है, सिर्फ कैरेक्टर बदल जाते हैं, बाकी वही है सब। कि बाइक आई, हम चेकिंग कर रहे थे, हमने हाथ देने की कोशिश की, वो भाग गया, हमने उसका पीछा किया तो उन्होंने फायर कर दिया, फिर हमने जब गोली मारी तो वो गिर गया, पता चला उसके पैर में गोली लगी, ये होता है ना। तो ऐसे ही फिर उसके पैर में एक टॉवल बांधी वाइट कलर का, और फिर उसको अस्पताल पहुंचा दिया, ये हेमंत का कहना है। जो पुलिस गोली मारती है वो एक क्यूरियोसिटी है मेरे में, मैंने हाफ एनकाउंटर या ऑपरेशन लड़ा कवर नहीं किया है, कि वो राइट लेग पे मारती है, दाएं पैर में मारती है, बाएं पैर में मारती है, आपने कोई पैटर्न देखा है इसके? ये जरूरी नहीं है कि कौन से पैर में मारता, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादातर ये होता है कि वो मांस में गोली मारती है और गोली वो पार हो जाती है, लेकिन कई मामलों में देखा जाता है कि पुलिस सब सामने से गोली मारती है और बोन जो है वो मतलब फट जाती है, पूरी तरह टूट जाती है। जैसे मेरे पास उसका एक्सरे था तो मैं देख रहा था कि मतलब उसकी दोनों हड्डियाँ आगे की टूट गई थी पैर की। लेकिन ज़्यादातर में ये होता है कि देखिए आप देखेंगे क्या होता है कि मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लीजिए कोई अपराधी भाग रहा है और पुलिस उसको गोली मारी तो पीछे से गोली लगेगी ना,
लेकिन बहुत सारे मामलों में गोली आगे से लगती है। जैसे हेमंत का मामला है, हेमंत के मामले में भी गोली आगे से लगी है। एक क्वेश्चन है कि ओवरऑल जो यूपी का जो डेटा है हाफ एनकाउंटर पे या फुल एनकाउंटर में, आप डेटा बताएंगे कि क्या कितने लोग कितने केसेस हैं हाफ एनकाउंटर के पिछले साल या उससे पिछले साल? अभी मैं हाल ही का डेटा बताता हूँ, 2017 से लेके और जुलाई तक का ही, जुलाई 2025 तक का। हाँ, क्योंकि अभी डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था उन्होंने। तो जो कुल मुठभेड़ हुई है, यानी कि जो कुल एनकाउंटर हुए हैं वो 14,973 हैं, जिसमें गिरफ्तारी हुई है 30,694, पैर में गोली लगी हैं 9,467 और मुठभेड़ में जो मारे गए हैं वो 238 हैं। और इसमें भी जोन है, मतलब मेरठ जोन, आगरा और बरेली में सबसे ज़्यादा हुए हैं। जैसे मेरठ में सबसे ज़्यादा है, फिर आगरा में है, फिर बरेली में है। ये है। मेरठ को आपने कवर किया है इस स्टोरी में? नहीं, मेरठ मैंने कवर नहीं किया क्योंकि मुझे वो केस उस तरह के मिले नहीं, क्योंकि हमको वो चाहिए कि लोग बोले, कम से कम बातचीत हो। केस बहुत सारे हैं, यही होता है कि मतलब किसी स्टोरी को करते हुए कि मेरे पास इससे भी बेहतर केस थे जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जांचते हुए, लेकिन लोग डरते हैं कैमरे के सामने आके बोलना कि मेरे साथ, पुलिस के साथ सामने नहीं आना चाहते, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि अपने आप में ना ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और ख़ास तौर से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत ज़्यादा घर से संपन्न ना हो, है ना, जो आदमी डेली का कमाना है, उसका फिर खाना है, वो कितना लड़ेगा। सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल का काम है। जैसे मैंने इसी में एक केस कवर किया यहाँ ग्रेटर नोएडा का, वो भी फैमिली मथुरा की थी। तो वो लड़का यहाँ पढ़ाई कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था, है ना, और बीटेक स्टूडेंट था वो। उस लड़के को यहाँ से पुलिस उसके घर पहुँचती है, उसकी फादर को लेके आती है, फादर से पूछती है तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है, हमको बताओ। तो उसके पिताजी को पकड़ के पुलिस यहाँ ग्रेटर नोएडा की पुलिस लक्ष्मी नगर के पास शकरपुर है, वहाँ लेके गई। और वहाँ लेके पुलिस आ रही है उसको लेके हुए, ये भी सीसीटीवी में है कि पुलिस जब वहाँ गई है और उसको लेके आ रही है, और बाद में उसको उसका पैर में गोली मार दी। लेकिन उसने लड़ाई लड़ी, सिस्टम से लड़ाई लड़ी, और कई साल बिताने के बाद अब जाके फिर 12 पुलिसकर्मियों पे FIR दर्ज हुई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो हाफ एनकाउंटर के विक्टिम्स हैं वो सोशो इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड है मैक्सिमम। देखिए, मैं जैसे कानपुर गया तो कानपुर में मैंने देखा कि वहाँ भी जो 3 लोग हैं, कानपुर में क्या हुआ कि मेरी स्टोरी आनी बाकी है, उस पर मैं काम चल रहा है अभी। कानपुर में ये हुआ कि पुलिस वाले आते हैं हरियाणा नंबर की गाड़ी लेके, गाड़ी एक गली में खड़ी करते हैं, फिर उस लड़के का नाम पूछते हैं, प्रियांशु है उसका नाम, कि प्रियांशु का घर कौन सा है। प्रियांशु के घर जाते हैं, उसके घर से उसकी गाड़ी की चाबी लेते हैं, और गाड़ी की चाबी लेने के बाद वहीं प्लॉट में गाड़ी खड़ी हुई थी, इको वैन, उसकी गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी लेके वो चले जाते हैं। देर रात उसी दिन उस गाड़ी को एक मुठभेड़ में दिखा दिया जाता है। अब सोचिए, घर से गाड़ी उठाई है और उस गाड़ी को मुठभेड़ में दिखाया जाता है, और उसमें 2 लड़कों के पैर में गोली मारी जाती है, और प्रियांशु को बताया जाता है कि प्रियांशु गाड़ी ड्राइव कर रहा था और भाग गया। जबकि प्रियांशु के हमारे पास एविडेंस है कि वो उस दिन गुजरात में था, वहाँ वो नौकरी कर रहा था, और उसके टिकट भी हैं जब वो गया है, और उस रजिस्टर में जो उसकी अटेंडेंस लगती है वो भी हमारे पास है। तो सोचिए, वो वहाँ है गुजरात में एक कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन पुलिस यहाँ कानपुर में मुठभेड़ दिखा रही है, और 2 लड़कों के पैरों में गोली भी मारी। आपने जब ये स्टोरी किया मेरठ वाला, तो इसमें आपने पुलिस से प्रतिक्रिया मांगी कि आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं कानपुर पुलिस के पास भी गया, वहाँ पे जो कमिश्नर हैं अखिल कुमार, उनके पास गया मैं। फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हैं आशुतोष, उनके पास भी गया, क्राइम। और इसके अलावा मैं वहाँ DCP से मिला, ADCP से मिला। मैं चारों लोगों के पास गया कि कोई तो कम से कम एटलीस्ट इस पर बाइट दे, कोई तो हमसे बात करे। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं वहाँ बैठा रहा, किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड अंदर भेजा, तो उनके PRO ने मुझसे कहा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसा काम कर रहे हैं, और मैं एक हाफ एनकाउंटर को लेके कुछ यहाँ पे मैं आया हूँ, कुछ स्टोरी कर रहा हूँ। तो वो अंदर गया, उसने पहले ही मुझे बोल दिया था, आपको पता है कि पत्रकारों की स्थिति क्या है यहाँ। तो मैंने कहा, मतलब मैं समझा नहीं। तो कह रहे हैं आप दिल्ली से आए हैं, आपका सम्मान है, और मैंने सर के पास आपका विजिटिंग कार्ड भेज दिया है। तो उन्होंने बोला है कि वो नहीं बोल पाएंगे। तो मतलब मैं हैरान था कि बताइए
कैसे, और मैं तो एक बार गुस्सा भी हो गया कि मैं वहाँ वेट कर रहा था, अखिल कुमार जो वहाँ कमिश्नर हैं कानपुर में, उनके दफ्तर के बाहर मैं खड़ा था क्योंकि मुझे अंदर से जवाब नहीं मिल रहा था। मेरा विजिटिंग कार्ड और मैंने एंट्री पहले ही करा दी थी कि मुझे मिलना है। मैं खड़ा हूँ वहाँ पे बैठा हूँ, बहुत देर तक वेट करता रहा, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने उनको फ़ोन भी किया, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसी बीच एक बाबा आते हैं एक मिठाई का डब्बा लेके और जय श्री राम का एक गमछा लेके, पूरा शायद वो गिफ्ट करने गए थे अंदर। तो मैंने देखा वो 2-3 बाबा आए और उनको तुरंत एंट्री मिल गई, और वो 1 से 1.5 घंटे के बाद वो बाहर निकले हैं अखिल कुमार से मिलके। मेरे पास हैं वो विजुअल्स, मैं हैरान हूँ। तो मैंने, जो पुलिस थी बाहर वहाँ पे, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा बताइए, हम यहाँ 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और बाबा जी आए एक मिठाई का डब्बा लेके, जय श्री राम का गमछा लेके, अंदर से 1-1.5 घंटे की मीटिंग करके बाहर निकल रहे हैं और कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। तो मुझे मजबूरन वहाँ से P2C करके बाहर आना पड़ा, क्योंकि मुझे चारों ही अधिकारी ने, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। कोई तो एटलीस्ट बोलना चाहिए। फिर मैंने सबको मेल किया है। सेम यहाँ हुआ, मथुरा में गया, मथुरा SP ऑफिस पहुंचा मैं इस मामले में, यहाँ भी कोई जवाब नहीं। मैंने सबको मेल किया है, फ़ोन किया है सबको, कोई जवाब नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब रुक करते हैं हम सुमेधा की तरफ। सुमेधा ने एक स्टोरी की है, जो प्रिंट मीडिया है जम्मू एंड कश्मीर में, किन किन को कितना एड रेवेन्यू मिला है सरकार की तरफ से। सुमेधा, बताएं कि आपकी स्टोरी क्या है, और ये जो रेवेन्यू का लार्जेस्ट चंक है एड रेवेन्यू का, वो कौन कौन से न्यूज़पेपर के पास जा रहा है और क्यों जा रहा है? सो क्यों जा रहा है, आई डोंट थिंक आई कैन कॉमेंट ऑन दैट, कि आई थिंक देयर analysis of their coverage shows that can only help us assume कि उनको क्यों advertisement जा रहा होगा ज़्यादा. So and it's quite ironic कि हम आज के दिन ये podcast record कर रहे हैं on 5th of August 2025, जब 6 years होते हैं abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir में. सो अभी हमने पिछले 6 सालों में ये देखा है कि एक तरीके से आप देख लीजिए, कश्मीर के अंदर जो प्रेस है उसकी काफ़ी आलोचना होती है कि वो लोग अभी क्रिटिकल स्टोरीज़ नहीं कर पाते हैं। एंड हमने पिछले 10 सालों में एक ये पैटर्न देखा है कि जो भी क्रिटिकल स्टोरी करते हैं उन पे या तो UAPA लगा दिया जाता है, कुछ कश्मीरी जर्नलिस्ट को हाउस अरेस्ट पे रखा गया है। कितने न्यूज़पेपर्स, जैसे कि एक वन ऑफ देम वाज कश्मीर वाला, जिसको शट डाउन कर दिया गया था, जिस उनके एडिटर इन चीफ पे UAPA लग गया था। सो हम लोग ये पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं। सो एक तरीके से जो दिल्ली में एक एजम्पशन आता है दैट द मीडिया इज़ काइंड ऑफ डेड इन कश्मीर, बट ये हमें 2 RTI रिस्पॉन्सेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि इट्स नॉट डेड, इट इज़ क्वाइट, आई मीन काफ़ी उसको फंडिंग मिल रही है। एंड द अमाउंट ऑफ फंडिंग विच इज़ एस्टिमेटेड अमाउंट, जो कि हमने कैलकुलेट किया है, वो जाता है 70 करोड़ का। तो मतलब दैट्स द मिनिमम ऑफ 70 करोड़। वो उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, वो 100 करोड़ भी हो सकता है, ओवर 100 करोड़ भी हो सकता है, बट दिस इज़ द लीस्ट अमाउंट which has been given to these about 150 newspapers between April 2022 to October 2024, इन 2.5 सालों के बीच में। तो ये जो 150 न्यूज़पेपर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, एड रेवेन्यू किसके पास जा रहा है? सो सबसे ज़्यादा जो एक न्यूज़पेपर है जिसने डोमिनेट किया है एड स्पेस को, वो है राइजिंग कश्मीर। सो राइजिंग कश्मीर को कुछ 4.3 करोड़ एड में दिए गए बिटवीन 2022 टू अक्टूबर 2024। उसके बाद आते हैं एक उर्दू न्यूज़पेपर हैं आफ्ताब डेली, जिन्हें 3.7 करोड़ दिए गए हैं। एंड फिर है एक कश्मीर इमेजेस, कश्मीर मॉनिटर एंड श्रीनगर न्यूज़, एक और उर्दू न्यूज़पेपर है। तो इन पांचों को करीब 12 करोड़ के करीब दिए गए हैं टोटल अमाउंट, एंड विच इज़ 20% ऑफ द एंटायर एड रेवेन्यू। मतलब जो 70 करोड़ है उसमें 20 करोड़ सिर्फ इन 5 न्यूज़पेपर्स को दे दिए गए। बाकी के जो 145 न्यूज़पेपर्स हैं, बाकी का 80% शेयर उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो काफ़ी हैरानी वाली बात है कि 20% एड सिर्फ 5 न्यूज़पेपर्स को दी जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि वो लार्जेस्ट रेड न्यूज़पेपर्स है कश्मीर में। वन ऑफ द लार्जेस्ट रेड न्यूज़पेपर इन कश्मीर वॉज ग्रेटर कश्मीर,
ये जो 2 डेटा सेट्स हैं ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट रिवील करते हैं अबाउट ग्रेटर कश्मीर। 2019 में इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी इस न्यूज़पेपर के ऊपर, क्योंकि उनके एड्स एकदम से बंद कर दिए गए थे। सो तब 2019 में सब न्यूज़पेपर्स ने प्रोटेस्ट किया था ग्रेटर कश्मीर के एड्स को विड्रॉ करने के लिए बाय प्रिंटिंग ब्लैंक फ्रंट पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर्स। सो बट इस न्यूज़पेपर के एड्स को रिज्यूम कर दिया था 2022 में दोबारा से। एंड 2022 का एक डेटा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता है कि 2022 टू 2023 में ये न्यूज़पेपर वन ऑफ द टॉप 5 रेसिपिएंट्स में से था जिसको एड मिल रहे थे। आई मीन इट गॉट एड स्पेस ऑफ अराउंड 23 लाख इन सेंटीमीटर्स। लेकिन 2023 फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है उसका रैंक टॉप 5 से 17th पे आ गया एंड इट लॉस 65% ऑफ द एड स्पेस that it was receiving earlier. So ये आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे शिफ्ट हो रहा है कि किन न्यूज़पेपर्स को कौन टॉप 5 रेसिपिएंट्स हैं जो पहले थे वो अब नहीं है। एंड इसके ऊपर कश्मीर में काफ़ी डिस्कशन होता रहा है कि देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से एड मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कश्मीर में। सो इसके ऊपर महबूबा मुफ्ती ने 2021 के अंदर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एक कंप्लेंट दिया था कि जिस तरीके से कश्मीर में जर्नलिस्ट का एक हरासमेंट हो रहा है और उन पे UAPA लग रहा है, उनको हाउस अरेस्ट में रखा जा रहा है, उनके कंप्लेंट के बेसिस पे जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी जम्मू एंड कश्मीर की, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तैयार किया था। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोगों को उन्होंने कश्मीर में भेजा था एंड जम्मू में भी भेजा था टू टॉक टू ओनर्स एंड एडिटर्स एंड रिपोर्टर्स ऑफ कश्मीर मीडिया आउटलेट्स। और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट ने खुद जब ओनर्स एंड एडिटर्स से बात की तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इशू उन्होंने तब भी ये रेज किया था कि देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ कैरेट स्टिक स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट टू लाइक टू इंश्योर दैट द न्यूज़पेपर्स फॉल इन लाइन, क्योंकि कश्मीर के अंदर सभी ओनर्स एंड एडिटर्स का एक बड़ा कंसर्न रहा है कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी बहुत कम है एंड या फिर जो कि इन्वेस्ट कर सके मीडिया में, एंड देयरफॉर देयर मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू इज एडवर्टीजमेंट, स्टेट एडवर्टीजमेंट, सो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। सो जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बात वहाँ के DIPR से पूछी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट की थी कि अबाउट 15 और 17 न्यूज़पेपर्स जो कश्मीर में थे उनका ऐड बंद कर दिया गया था। और उनमें से एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एक न्यूज़पेपर का जो कि जम्मू बेस्ड न्यूज़पेपर है और उनका ऐड सिर्फ अर्ली टाइम्स जिसका नाम है, उनका एड्स 3 दिन के लिए सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया था बिकॉज उन्होंने एक स्टोरी किया था कि JNK श्राइन बोर्ड जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो नॉन फंक्शनल और उसकी वेबसाइट फंक्शन नहीं कर रही है। सो उनके एडिटर ने ये प्रेस काउंसिल को बताया था सिर्फ इस स्टोरी के लिए उनके एड्स को बंद कर दिया गया था, विच वॉज लेटर एक्सेप्टेड बाय DIPR कि हाँ उनके एड्स रोक दिए गए थे, बट बोला गया था कि कुछ कंप्लेंट्स आ रहे थे टॉर्चर या हरासमेंट के। बहुत वेग रिप्लाई था वो। Torture, harassment. देयर वाज नो लाइक Complaints against the paper, right? कंप्लेंट अगेंस्ट द पेपर ऑफ टॉर्चर एंड हरासमेंट। Right. My next question is like about the top recipients who have received government ads. Have you seen their coverage? Like how? Right. Have you seen their journalism? Are they critical of the government or the Jammu and Kashmir administration? हाँ, हमने ये भी देखा कि आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट था उनका कवरेज देखना। आई मीन इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लुक एट द कवरेज ऑफ ऑल 150 न्यूज़पेपर्स, दैट इज़ वाई वी सेलेक्टेड द टॉप 5 न्यूज़पेपर्स, राइजिंग कश्मीर, कश्मीर इमेजेस, कश्मीर मॉनिटर, बट वी कुड नॉट रिव्यू देन कवरेज ऑफ द 2 Urdu dailies because I don't know Urdu. So जो 3 newspapers का when we analyze their coverage, we found that all 3 newspapers favorite person was LG Manoj Sinha. हमने 18 डेज़ का फ्रंट पेजेस कवरेज एनालाइज किया है न्यूज़पेपर्स का, एंड राइजिंग कश्मीर में तो 18 फ्रंट पेजेस में से 12 फ्रंट पेज स्टोरीज और जिसमें से वो लीड या सेकंड लीड होते थे ऑलमोस्ट, वो सिर्फ LG सिन्हा के ऊपर होते थे। जैसे कि एक स्टोरी का मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि इंडियन एक्सप्रेस हर साल एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है कि टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है इंडिया के अंदर, पावरफुल पर्सन कौन है। सो वो हर साल एक रिपोर्ट आती है। सो वो उस दिन उस न्यूज़पेपर का लीड स्टोरी था कि कश्मीर के LG रैंक करते हैं 23rd
टॉप 100 के अंदर। सो अगर एलजी किसी सपोज अमरनाथ यात्रा के लिए एक मीटिंग बुला रहे हैं, सिर्फ मीटिंग बुला रहे हैं, ये नहीं कि उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स रेज किए गए हैं, वो सब कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ मीटिंग बुलाई, इसको लेके एक वो लीड स्टोरी होता है। अमित शाह का एक स्टेटमेंट आ गया कि टेररिज्म खत्म हमने कर दिया है एंड दिस न्यू एरा ऑफ पीस हैज अशर्ड इन कश्मीर, गवर्नमेंट जो कह रही है सो वो फ्रंट पेज न्यूज होगा। सो दिस वाज अ कॉमन पैटर्न। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब ये बहुत रेगुलर चीजें हैं। मतलब जैसे एलजी ने एक लाइव हियरिंग स्टार्ट किया पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए वहाँ पे कश्मीर में, तो उस लाइव हियरिंग के अंदर उन्होंने बोला कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को हम इफेक्टिव बना दिया है। तो अब ये तो आपका काम है करना, वो फ्रंट पेज पे मेन लीड स्टोरी है और उस न्यूज़पेपर का जिसको 4 से 5 करोड़ मिल रहे हैं 2 साल के अंदर। सो मतलब इट सेज एवरीथिंग। अब मतलब क्या बचा ही क्या है कहने के लिए। They are getting huge government revenues. Right. So LG के बाद the second most favorite person was PM Modi. So I think they have covered every statement of PM Modi. Right. अब चलते हैं अवधेश के पास। अवधेश, अभी एसएससी प्रोटेस्ट पे भी आपने एक वीडियो स्टोरी किया है। एसएससी प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से चल रहा है। आप दर्शकों को बताइए कि ये प्रोटेस्ट किस मतलब रीजंस क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, लोग बच्चे क्यों जंतर मंतर पे टिके हुए हैं, काफ़ी बच्चे डिटेन भी हुए हैं, आई थिंक लाठीचार्ज भी हुआ है उन पे। आप संक्षेप में बताएं कि क्या ये मुद्दा है और सरकार इसको कैसे देख रही है। देखिए, ये एक तो ये कोई ताज़ा मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी समय से जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लड़के, वो बहुत समय से मतलब उनकी कुछ डिमांड्स हैं कि भाई एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन वो सब नहीं था। जैसे अभी क्या था कि वो एग्ज़ाम जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं, उनको सिस्टम दिया जाता है तो माउस ही नहीं चल रहा है, सिस्टम हैंग हो जा रहा है ना। इसके अलावा वहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। जैसे उनका कहना था बच्चों का कि कहीं भी मतलब तबेले में उनको सेंटर बना दिया जा रहा है। तबेले में सेंटर? हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए कहीं है, किसी शहर में गए तो वहाँ पता चला कि 4 सिस्टम यहाँ लगे हैं, कोई साइबर वो कैफ़े है कोई, वहीं बैठा दिया उनको। तो ये सब इस तरह की दिक्कतें थी। इसके अलावा क्या हुआ है कि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि कोई लखनऊ में रहता है या कोई दिल्ली में रहता है, उसका सेंटर साउथ में भेज दिया। अब यहाँ का बच्चा साउथ में एग्ज़ाम देने जाएगा, या फिर मान लीजिए कोई लखनऊ का है तो उसको किसी और स्टेट में भेज दिया। तो मतलब उनके साथ ये धीरे धीरे तो ये जो मुद्दा था वो पक रहा था लंबे समय से। तो छात्रों ने क्या किया कि भाई ये अब इसमें बदलाव होने की ज़रूरत है। जैसे कुछ कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं जो ये कंडक्ट कराती हैं एग्ज़ाम, उसमें बहुत कम खामियां हैं। पहले से वो जो है डिफ़ॉल्टर कंपनियां हैं, या पहले से बहुत ज़्यादा उन पर आरोप लग चुके हैं। तो उस तरह की कंपनियों को बार बार टेंडर देना, फिर इस तरह का एग्ज़ाम कराना, तो उनको लग रहा है कि भाई ये जब चीज़ें तो तब सुधरेंगी ना जब कोई नई कंपनी आए, या फिर नई भी आए, तो मतलब ये सब चीज़ें ख़त्म हुई। सालों से मामला पक रहा था और इसके बीच अब इन्होंने क्या किया कि भाई अब मतलब हद हो गई है, अब हमको ये मुद्दा उठाना चाहिए। तो इस तरह के तमाम मुद्दे थे, इन्होंने यहाँ पे आके इनको रेस किया। जैसे इनके साथ मारपीट भी हुई है, बहुत सारे बच्चों के साथ मारपीट हुई है जो वहाँ पे थे। लेकिन ये बच्चे इतने सालों से मेहनत करते हैं, बाहर कुछ काफ़ी बच्चे हैं जो गांव से आते हैं एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, शहरों में जाते हैं 2-3 साल, 4 साल, 5-5 साल, और कुछ बच्चे हैं जिनका अभी एज लिमिट भी क्रॉस हो चुका है। और मैंने आपका वीडियो रिपोर्ट देखा, उसमें एक बच्चा बता रहा था, एक स्टूडेंट बता रहा था कि ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था और मैं परीक्षा देने गई नहीं क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हैं जिस प्रकार से एसएससी की परीक्षा हो रही है। और एसएससी के जो चेयरमैन है उनका कुछ कहना है इस पे कि उन्होंने कुछ, इनकी बातचीत कुछ हुई है, मिनिस्टर से भी कल ये मिले हैं, केंद्रीय मंत्री से। तो इनका ये था कि भाई ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएं। तो इनको कुछ आश्वासन दिए गए हैं कि ठीक है कि इनकी कुछ जो डिमांड्स हैं उनको लिया है, जैसे हमेशा होता है किसी भी आंदोलन को। आप देखिए कि कोई भी बड़ा आंदोलन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ठीक है 4 लोगों को बुलाती है जो उस आंदोलन को लीड कर रहे होते हैं, फिर जो है वो दस्तावेज इधर से उधर होते हैं, लिखित में शिकायत देते हैं, फिर एक टीम बैठती है तो उस पर वो करते हैं। तो उसी तरह का अभी भी हुआ है कि इनको बोला है, आश्वासन दिया है कि ठीक है हम करेंगे। लेकिन अभी मेरी कुछ छात्रों से बात हो रही थी कि उनका कहना है कि जो टीचर हैं, टीचर भी थे इसमें, क्योंकि कई FIR दर्ज हुई। जैसे नीतू मैम बहुत फेमस हैं, वो यहाँ पे आ गई थी
इस आंदोलन का हिस्सा रहीं वो, और कई और अन्य टीचर थे जो यहाँ पे आए, फिजिक्स वाला करके वहाँ के टीचर यहाँ पे आए थे। तो इस बीच क्या हुआ कि इन छात्रों का कहना कि हमारा जो आंदोलन था वो हमारे जो मुद्दे हैं वो उठने चाहिए, लेकिन टीचर मिल के आए हैं, अब इनको लग रहा है कि यार ये तो आश्वासन ऐसे ही चलता रहेगा। तो इनका मन है कि इन टीचर्स को ही अलग कर दिया जाए, हम, क्योंकि हमारे बेसिक मुद्दे हैं, ये ज़मीनी मुद्दे हैं। अब पता नहीं इनका क्या सेटलमेंट हुआ है, तो वो इससे खुश भी नहीं है। तो कल भी शायद वो कुछ कर रहे हैं, जैसे कल उन्होंने रखा था कि भी थाली बजाने का एक प्रोग्राम रखा था उन्होंने, कि थाली जो है बजाया जाएगा तो शांति के लिए, कि भाई शांतिपूर्वक अपना विरोध जताने के लिए। तो इस तरह की वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और एक बड़े आंदोलन की उनकी तैयारी है कि जंतर मंतर पे आएँ, देश भर के बच्चे इकट्ठे हों और अपनी एक डिमांड रखें। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे एक लड़का मुझे मिला तो उसका कहना था कि जब मैं सिस्टम पे बैठा मुझे लगता था कि एग्ज़ाम बहुत ठीक था, उसके बहुत अच्छे नंबर आ सकते थे। तो वो बोल रहा था कि जितनी देर में मैं एक सवाल क्लियर करता, वो मुझे मतलब 4 सवाल क्लियर करता, वो मुझे एक करना पड़ रहा था, क्योंकि सिस्टम इतना ख़राब था और जो माउस था वो चल ही नहीं रहा था। मुझे एक के लिए 4-4 5-5 बार किट करना पड़ रहा था, तब जाके कहीं मैं आगे बढ़ पा रहा था। एक लड़की मिली जैसे, तो वो बोल रही थी कि मेरा आज भी एग्ज़ाम है, मेरा कल भी एग्ज़ाम है, लेकिन मैं बाइकआउट कर रही हूँ, मुझे नहीं देना है एग्ज़ाम। जैसा कि आपने देखा कि न्यूज़ लॉन्ड्री जो स्टूडेंट हैं उनके मुद्दे उठा रही है। हाफ एनकाउंटर में इतने सारे प्रश्न हैं जो हाफ एनकाउंटर होते हैं, उस पे अवधेश ने इतने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है शिव, मैं थोड़ा जोड़ना चाह रहा हूँ। हाफ एनकाउंटर की ही एक स्टोरी में हमारी ये हुआ कि एक लड़के को पुलिस ने पकड़ा, और जब उसको पकड़ा पुलिस ने, तो जिस गांव से पुलिस उसको लेके जा रही थी ना दिन में, तो वहाँ करीब 8 से 10 CCTV लगे हुए थे। तो वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो गई। तो पुलिस इतना एक्टिव हो गई है कि जब उसको वहाँ से लेके गई, थोड़ी देर बाद ही उस गांव में पुलिस की गाड़ी पहुँचती है, 2 गाड़ियाँ, और जितने CCTV लगे हुए थे सबकी DVR निकाल के ले गई। तो मतलब ये स्थिति है यूपी पुलिस की कि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो जाए, ताकि जो उनकी FIR है वो जस की तस बनी रहे, उसमें कुछ इधर उधर ना करना, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो है हमारी, वो भी स्टोरी आएगी। अवधेश और सुमेधा जैसे पत्रकार हैं न्यूज़ लॉन्ड्री में, जो कि विदाउट फियर अपना काम कर पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम आप पे निर्भर हैं। सब्सक्राइबर्स हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और ये ऐसा सपोर्ट आप करते रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री को। न्यूज़ लॉन्ड्री का एक NL सेना प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है इंडियाज़ ई-वेस्ट अंडरवर्ल्ड। इसमें अभी एक स्टोरी आया है, और भी खबरें आनी बाकी हैं इसी सीरीज़ में। तो NL सेना प्रोजेक्ट को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट पे जाके। अब हम इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि इस हफ्ते या पिछले हफ्ते आपने कोई मूवी देखा हो, कोई रिकमेंडेशन हो, आपका बुक हो, या आपने कोई फूड जॉइंट या कोई रेस्टोरेंट देखा हो जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। अवधेश, आप बताइए कि क्या रेकमेंड करेंगे इस बार। मैं एक तो किताब रिकमेंड करना चाहूँगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक किताब है, उनका भाषण था बेसिकली वो, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। तो वो बहुत शानदार किताब है। अगर किसी को जाति को समझना है भारत की, तो आप उस किताब को पढ़ें। दूसरा, एक स्टोरी मैंने अभी BBC में पब्लिश हुई बीमा स्कैम को लेके। तो वो बहुत शानदार स्टोरी है कि कैसे मरे हुए लोगों का भी बीमा हो जा रहा है, और वो करोड़ों का, बहुत बड़ा करोड़ों का स्कैम है वो। किस तरह उसमें कड़ियाँ जुड़ती चली गई, और फिर मतलब लोगों को बाकायदा इंश्योरेंस कराया जाता है, फिर उनको मार भी दिया जाता है। मतलब एक पूरा बहुत ही ऑर्गेनाइज क्राइम है वो, किस तरह से। तो वीडियो स्टोरी है, मुझे लगता है वो संभल से हुई है, देखी जानी चाहिए। सुमेधा, आपका क्या रिकमेंडेशन है? I think I'll take a cue from one of our expert who recommended Sayyara movie in last hafta, and I won't shy. Who is one of the experts? Sorry? Who is one of the experts who recommended I mean, I don't remember, I can't recall his name, but his one of the recommendations was Sayyara movie. अच्छा, मुझे बताओ कि जो इतने वीडियो आ रहे हैं उसके ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि लोग रो रहे हैं, ऐसा कुछ है उसमें? मैंने नहीं देखी। नहीं, I think it can make you cry. It made me cry. मुझे तो आया था। ये भी रोक आइए। So I think I mean, I'm suggesting something light, and I think they should all go and watch the movie. Right. What is your recommendation? So how many times have you watched this movie?
two. 2 times. Are you planning to go again? Yeah, I might. दोबारा देखनी है। राइट। अब मेरा शिव रिकमेंडेशन अपना भी बता दीजिए आप। मेरा रिकमेंडेशन यही कि मैं आई वांट टू ब्लो माय ओन ट्रम्पेट। मैंने एक स्टोरी किया है ई वेस्ट पे। ई वेस्ट जो एनएल सिन्हा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, एक पहला स्टोरी आया है। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें उस स्टोरी को। उस स्टोरी में ये है कि जो मैं 4 स्टेट गया हूँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड एंड राजस्थान, और अराउंड 41 रिसाइकलिंग प्लांट्स, ई वेस्ट के जो रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं उनको मैंने विजिट किया है। एंड आई फाउंड कि 75% ऑफ देम आर रनिंग सीमिंगली घोस्ट ऑपरेशंस, या एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या फिर वो मिसिंग है अपने जो रजिस्टर्ड एड्रेसेस हैं। तो ये इट्स अ मल्टी करोड़ कॉर्पोरेट फ्रॉड। तो इसमें और भी स्टोरीज आएगी इसके बाद में भी। शानदार स्टोरी है शिव की, क्योंकि मैंने पढ़ी है। और उसमें शिव मैंने देखा कि बहुत जोखिम भरा काम भी है। जब तुम उधर गए तो मुझे पता है कि तुमने मुझे 2-3 बार कॉल भी किया था कि वहाँ से गाड़ी नहीं ले जानी है, तो तुमने बाइक फिर वहाँ से ली। तो बहुत बड़ा रिस्की भी है। तो मैं अपने ऑडियंस से ये भी कहूँगा कि शिव की स्टोरी देखें आप, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी कॉरपोरेट और सरकार से विज्ञापन नहीं लेता है। वो सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स की बदौलत काम करते हैं। तो शिव जिस तरह काम कर रहे थे, कई महीने आपने मुझे लगता है फील्ड में गुजारे हैं। फील्ड में, और मैं 4 महीने से काम कर रहा था इस स्टोरी पे। थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स अवधेश। एंड विद दिस पॉडकास्ट इज adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.